हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमी स्टडी। दोस्तों, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL CBT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं CIL CBT 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एग्जाम में रिपीट होने के हाई चांसेस रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एग्जाम पैटर्न समझने में भी हेल्प करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज मिशन कोकिंग कोल लॉन्च्ड? ऑप्शंस है A 2020, B 2021, C 2016, D 2018। अब ध्यान से समझिए। मिशन कोकिंग कोल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया की इंपोर्टेड कोकिंग कोल पर डिपेंडेंसी को कम करना और डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A 2020। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी आफ्टर इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शंस है A आर्टिकल 300A, B आर्टिकल 31, C आर्टिकल 19F, D आर्टिकल 12। अब ध्यान से समझिए। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। इंडियन अब राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 के अंडर एक लीगल राइट के रूप में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A आर्टिकल 300A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल है, इन विच ईयर वॉज अ सेपरेट एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट इंट्रोड्यूस्ड अंडर समग्र शिक्षा? ऑप्शंस है A 2019 to 20, B 2018 to 19, C 2020 to 21, D 2017 to 18। अब ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए समग्र शिक्षा के अंडर सेपरेट लाइब्रेरी ग्रांट 2018 to 19 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्कूल लाइब्रेरीज को स्ट्रेंथन करना और स्टूडेंट्स को बुक्स से कनेक्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B 2018 to 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल है, विच पोर्चुगीज गवर्नर कैप्चर्ड गोवा इन 1510? ऑप्शंस है A वास्को डा गामा, B नैनो डा कुन्हा, C अफोंसो दे एल्बकरकी, D फ्रांसिस्को दे एल्माइडा। अब ध्यान से समझिए। 1510 में गोवा को कैप्चर किया था अफोंसो दे एल्बकरकी ने। इसी विक्ट्री के बाद इंडिया में पोर्चुगीज पावर स्ट्रांग हुई और गोवा उनका मेजर सेंटर बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C अफोंसो दे एल्बकरकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सवाल है, विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2019? ऑप्शंस है A सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, B सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, C सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, D सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। अब ध्यान से समझिए।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश को 2019 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सवाल है, What was the revolutionary journal published by Madame Kama in Paris? Options है A. हिंद स्वराज, B. The Indian Sociologist, C. Young India, D. वंदे मातरम। अब ध्यान से समझिए। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम नाम का रेवोल्यूशनरी जर्नल पब्लिश किया था। इस जर्नल का पर्पस था ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाना और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वंदे मातरम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सवाल है, Which of the following statements correctly depicts the growth of the industrial sector in FY23 compared to FY22 in India? Options है A. Industry sector witnessed a growth of 4.3%. B. Industry sector witnessed the same growth in both FY23 and FY22. C. Industry sector witnessed a growth of 10.1% in FY23. The industry sector witnessed lower growth in FY23 as compared to FY22. अब ध्यान से समझिए। FY22 के कंपैरिजन में FY23 में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी कम रही थी। कोविड के बाद FY22 में रिकवरी ग्रोथ ज्यादा थी, लेकिन FY23 में ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लोअर हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्री सेक्टर विटनेस्ड लोअर ग्रोथ इन FY23 एज कंपेयर्ड टू FY22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल है, हु रिसीव्ड द पद्मा विभूषण पोस्ट्यूमस इन 2025 इन लिटरेचर एंड एजुकेशन? ऑप्शंस है A. M. T. वासुदेवन नायर, B. डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, C. डॉक्टर सुधा मर्टी, D. डॉक्टर बिबेक देब्रोय। अब ध्यान से समझिए। फेमस मलयालम राइटर M. T. वासुदेवन नायर को 2025 में पद्मा विभूषण पोस्ट्यूमस से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लिटरेचर और सिनेमा के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, M. T. वासुदेवन नायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सवाल है, इंडियाज कछार रीजन इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शंस है A. कमिन, B. सैफरन, C. टी, D. कॉफी। अब ध्यान से समझिए। इंडिया का कछार यानी कचर रीजन टी कल्टिवेशन के लिए फेमस है। यहाँ का क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल टी फार्मिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल है, द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। The annual range of temperature is very low and annual rainfall is. Options है A. low, B. high, C. normal, D. very low। अब ध्यान से समझिए। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में टेम्परेचर पूरे साल ऑलमोस्ट सेम रहता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ये क्लाइमेट जनरली इक्वेटर के पास वेल रीजन्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सवाल है, What does 101.8 crore e-way bills raised in November 2024 signify? Options है A. Number of electronic permits issued for the movement of goods in November 2024. B. Total number of businesses registered under GST in November 2024. C. GST revenue collected in November 2024. D. Number of tax returns filed under GST up to November 2024. अब ध्यान से समझिए। ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जीएसटी सिस्टम के अंडर जनरेट किया जाता है। 101.8 करोड़ ई-वे बिल्स का मतलब है नवंबर 2024 में इतने इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स इश्यू किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स इश्यूड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सवाल है, In which year were fundamental duties included in the Indian Constitution through the 42nd Amendment? Options है A. 1972, B. 1976, C. 1971, D. 1970. अब ध्यान से समझिए। फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। ये ड्यूटीज सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सवाल है, Which of the following memory types is non-volatile and can be electrically erased and reprogrammed? Options है A. Cache memory, B. DRAM, C. EEPROM, D. SRAM. अब ध्यान से समझिए। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव रहता है, और आईएससी इलेक्ट्रिकली एरेज और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, EEPROM। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल है, Which of the following is inspired by the Soviet Constitution in the Indian Constitution? Options है A. Fundamental duties, B. Directive principles of state policy, C. Fundamental rights, D. Preamble. अब ध्यान से समझिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये ड्यूटीज सिटीजन्स को देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सवाल है, What is the installed capacity of Kudankulam Nuclear Power Station 1? Options है A. 240 megawatts, B. 540 megawatts, C. 1000 megawatts, D. 100 megawatts. अब ध्यान से समझिए। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन 1 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट्स है। ये इंडिया के सबसे बेड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 मेगावाट्स।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सवाल है, इन विच ईयर्स वॉज द इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शंस है ए 1987, बी 1952, सी 1992, डी 1966। अब ध्यान से समझिए। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईपीए को 1966 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के मेजर पोर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना और पोर्ट डेवलपमेंट को इंप्रूव करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1966। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सवाल है, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? ऑप्शंस है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चाइना, डी पाकिस्तान। अब ध्यान से समझिए। इंडिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। ये बॉर्डर लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है और कई इंडियन स्टेट्स से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सवाल है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26, द टर्नओवर थ्रेशहोल्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज हैज बीन इंक्रीज्ड टू। ऑप्शंस है ए 20 करोड़ रुपीस, बी 15 करोड़ रुपीस, सी 10 करोड़ रुपीस, डी 8 करोड़ रुपीस। अब ध्यान से समझिए। यूनियन बजट 2025-26 में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर थ्रेशहोल्ड 10 करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया है। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना और एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 करोड़ रुपीस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सवाल है, द थर्ड मीटिंग ऑफ स्टेट्स पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 3 to 7 March 2025? ऑप्शंस है ए न्यूयॉर्क, बी वियना, सी जेनीवा, डी टोक्यो। अब ध्यान से समझिए। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी टीपीएनडब्ल्यू की थर्ड मीटिंग मार्च 2025 में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वेपन्स को ग्लोबली बैन करना और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सवाल है, विच इनिशिएटिव डिजाइन्ड टू रेवोल्यूशनाइज पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड बूस्ट सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू जनरेटिव एआई इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन was inaugurated in October 2024? Options है A. AI for India, B. SmartGov AI, C. BharatJan, D. Digital India AI। अब ध्यान से समझिए। अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया भरतजन इनिशिएटिव जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी पार बेस्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विसेज को बेटर बनाना और इंडियन लैंग्वेजेस में एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भरतजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सवाल है, ऑन विच रिवर इज द इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शंस है ए. तापी,
बी सन, सी नर्मदा, डी दामोदर। अब ध्यान से समझिए। इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। ये इंडिया के लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रजिस्टर्स विद इन द सीपीयू? ऑप्शंस है A. To store large amounts of data permanently. B. To hold data and instructions temporarily during processing. C. To manage communication with peripheral devices. D. To perform complex mathematical calculations. अब ध्यान से समझिए। रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर प्रेजेंट हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होते हैं। इनका में काम होता है प्रोसेसिंग के टाइम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररीली होल्ड करना, ताकि सीपीयू फास्ट काम कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सवाल है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन the northeast trade winds prevail over the country. They blow from and hence, for most parts of the country, it is a dry season. Options है A. Sea to land, B. Land to sea, C. Land to land, D. Sea to sea. अब ध्यान से समझिए। विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है। क्योंकि ये हवाएं लैंड से आती है, इसलिए इनमें मॉइस्चर कम होता है और इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में ड्राई सीजन रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंड टू सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सवाल है, Who among the following became the Chief Minister of Maharashtra in December 2024 after the Maharashtra Assembly elections? Options है A. अशोक चव्हाण, B. उद्धव ठाकरे, C. एकनाथ शिंदे, D. देवेंद्र फडणवीस। अब ध्यान से समझिए। दिसंबर 2024 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पहले भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवेंद्र फडणवीस। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 पर। सवाल है, What was the significance of the Second Battle of Tarain in Indian history? Options है A. Defeat of Mahmud Ghazni, B. Unification of Indian kingdoms, C. End of Rajput resistance, D. Foundation of Turkish rule in North India. अब ध्यान से समझिए। 1192 में हुई सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसी बैटल के बाद नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल की फाउंडेशन पड़ गई और बाद में दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड जीके, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके और चैनल एमई स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार प्रेपरेशन के साथ। जय हिंद इंडियन।